Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। हमने नाउन से जो पिछली कक्षा में था हमने पढ़ लिया था सिंगुलर एंड प्लूरल और उससे संबंधित जो उसकी एक्सरसाइज थी उसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है, वो है नाउन। द नाउन में केस आता है। केस क्या है, इसे इस टॉपिक में हम केस से संबंधित पढ़ेंगे। द नाउन है नेक्स्ट टॉपिक केस। लिखा है एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। ये जो नीचे लिखे गए सेंटेंस हैं इनको एग्जामिन करिए, इनका परीक्षण करिए। जॉन थ्रू अ स्टोन। थ्रू मतलब होता है फेंकना, स्टोन मतलब होता है पत्थर। जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। द हॉर्स किक्ड द बॉय। किक्ड मतलब मारना होता है, तो हॉर्स ने क्या किया, बच्चे को किक किया, किक्ड किया। तो कह रहा है कि इन द सेंटेंस फर्स्ट, जो सेंटेंस फर्स्ट है, नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। इसमें क्या है, जो जॉन है ये सब्जेक्ट है। और किसका सब्जेक्ट है, इस क्रिया का सब्जेक्ट है। थ्रू क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है जॉन। और इसके बाद आया है स्टोन। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यही चीज को बताना है इसमें कि द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस में जो जॉन है ये सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा, जब हम क्रिया जो वर्ब है इस वर्ब से पहले हु से प्रश्न करेंगे और आंसर में जो हमें प्राप्त होगा वो होगा नाउन। वो क्या होगा, नाउन होगा। हु थ्रू द स्टोन, स्टोन कौन फेंका है, और वो मतलब होता है कौन, कौन फेंका है। तो हमें उत्तर में प्राप्त होगा जॉन। अब अगला है, कह रहा था ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, जॉन थ्रू अ स्टोन। दूसरा है हॉर्स, द हॉर्स किक द बॉय। फिर कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है थ्रू, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन। ये क्या है, जॉन सेंटेंस था, जॉन थ्रू अ स्टोन ये है। तो ये जो थ्रू और स्टोन है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। सब्जेक्ट तो सिर्फ जान, शेष जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बचे हैं सेंटेंस के, वो है एक ग्रुप है थ्री और स्टोन। और ये थ्री और स्टोन जो है ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट का हिस्सा है, जिसको हम सेंटेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी चीज को पुनः रिपीट किया जा रहा है केस में। फिर कह रहा था प्रेडिकेट कंटेन्स। जो प्रेडिकेट का हिस्सा है वो रखता है या धारण करता है वर्ब थ्रू। उसमें क्या आता है, थ्रू जो है ये वर्ब है। व्हाट डिड जॉन थ्रू, व्हाट डिड जॉन थ्रू, जॉन ने क्या फेंका। व्हाट मतलब होता है क्या, जॉन ने क्या फेंका, आ स्टोन। तो हमें जो आंसर में प्राप्त हुआ, जिस तरह से हमने वर्ब थी और वर्ब से पहले हम हु लगा करके सब्जेक्ट को प्राप्त किए, ठीक उसी तरह से जो आ, ये वर्ब है थ्री, इस थ्री वर्ब से के पहले वाट लगाने से हमें जो आंसर में प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए व्हाट डिड जॉन थ्रो, जॉन ने सॉरी, उसमें सब्जेक्ट को लगाते हुए हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो प्राप्त होगा, जॉन ने क्या फेंका, क्या फेंका, तो स्टोन प्राप्त होगा। और ये स्टोन जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। स्टोन क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसको जॉन ने फेंका है। द नाउन स्टोन इज देयर फॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इसलिए जो नाउन है स्टोन, स्टोन भी क्या है, नाउन है। और ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो अगला सेंटेंस है उसमें नेक्स्ट नंबर का जो सेंटेंस था वो था द हॉर्स किक द बॉय। द हॉर्स, सेंटेंस था द हॉर्स किक द बॉय।
ये सेंटेंस है, उसको यहाँ क्लेरिफाई कर रहा है कि इन द सेंटेंस सेकेंड, जो सेकेंड नंबर का सेंटेंस था नाउन हॉर्स, उसमें सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, हॉर्स है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया से पहले आया हुआ है और जो वर्ब से पहले आता है वो नाउन होता है। और उसे प्राप्त करने के लिए हम कौन से या हु से प्रश्न करते हैं, तो उत्तर में हमें जो प्राप्त होता है वो सब्जेक्ट होता है या फिर हम कह सकते हैं नाउन होता है। तो द नाउन हार्स इज अ सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इस आंसर, ये आंसर कैसे प्राप्त होता है, हु किक द बॉय, बच्चे को कौन मारा। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, और इसमें जो बॉय है ये नाउन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन whom did the horse kick, किसको, किसको, whom का मतलब होता है जो who का, ये who जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है, इसका whom जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसका पॉसेसिव केस होता है whose। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉसेसिव। मतलब ये कि हु से प्रश्न करने पे हमें कर्ता प्राप्त होगा और हुम से प्रश्न करेंगे तो हमें प्राप्त होगा उसका ऑब्जेक्ट, उसे उसका हमें क्या प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा और हु से हमें पॉसेसिव का पता चलेगा। तो लिखा है इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक द बॉय, तो कौन बच्चे को मारा, तो हमें प्राप्त हुआ हार्स। दूसरा है द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, जो नाउन बॉय है ये ऑब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा किससे, whom did the horse, हार्स ने किसको मारा है, हार्स ने किसको मारा है, तो हमें मिला क्या, बॉय को मारा है। नेक्स्ट कह रहा कि when a noun or pronoun is used as the subject of a word, मतलब कहने का जब कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड, क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया का कर्ता बनता है, तब इट इज सेड, तब ये कहा जाता है कि इन द नॉमिनेटिव केस, ये कहलाता है क्या, नॉमिनेटिव केस। मतलब मित्रों जो सब्जेक्ट है इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, दूसरे नाम से नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसका केस पूछा जा रहा है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं केस, तो हमें बताना क्या होगा कि सब्जेक्ट है तो कौन से केस में है, तो उसका नाम आएगा नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, व्हेन अ नाउन, when a noun or pronoun is used as the object of a verb, पहले कैसे प्रयोग हुआ, जब वर्ब का सब्जेक्ट होगा, नाउन जो है वर्ब का जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। लेकिन जब वर्ब का जो नाउन है, अगर नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसे वो कहलाएगा, इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। चाहे हम ऑब्जेक्टिव केस कहें या फिर एक्यूजेटिव केस कहें, दोनों का मतलब सेम है। नोट में कह रहा टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस, अगर हमें नॉमिनेटिव केस को पाना है तो पुट हु, हमें क्या रखना होगा, पुट मतलब रखना होता है, हु रखना होगा, आर वाट अथवा वाट रखना होगा बिफोर वर्ब, और किसके पहले, क्रिया से पहले। मतलब जो ये वर्ब है इस वर्ब से पहले हम या तो हु रखेंगे या फिर वाट रखेंगे। तो हु कहाँ रखेंगे और वाट कहाँ रखेंगे, जब मित्रों हु हम तब रखेंगे, हु मतलब कौन होता है, हु तब रखेंगे जब सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस में आया है वो लिविंग हो, तब हम हु का प्रयोग करेंगे। और वाट तब रखेंगे जब सब्जेक्ट जो नाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है नॉमिनेटिव केस में आ रहा है और वो निर्जीव हो, तब हम वाट का प्रयोग करके उसको फाइंड आउट करते हैं। आगे कह रहा है कि टू फाइंड द एक्यूजेटिव केस,
अगर एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस को प्राप्त करना है तो पुट whom हमें क्या रखना होगा, whom रखना होगा और what रखना होगा बिफोर द वर्ब इट्स सब्जेक्ट, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले और एंड इट्स सब्जेक्ट और इसके सब्जेक्ट को। जैसे हमने अभी यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया है, देखिए जैसे ऑब्जेक्ट आना था तो ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हमने सेकंड में द नाउन हॉर्स था वो जो सब्जेक्ट बना था, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु से मिला था। लेकिन द नाउन व्हाई इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पाने के लिए इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन करना होगा उत्तर पाने के लिए whom did the horse, whom रखा did the, किक है और किक से किक जो उस सेंटेंस में थी कि द हॉर्स किक द बॉय, तो किक वर्ब था उसमें और उस वर्ब से पहले हमने इस सब्जेक्ट को हॉर्स को रखा और हमें उत्तर में जो प्राप्त हुआ वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस प्राप्त हुआ। उसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसने बताया है। अब नेक्स्ट नंबर है, रूल कह रहा है कि the noun which comes, the noun which comes after a preposition, अगर preposition के बाद कोई noun आता है तो is also said to be the accusative case, in the accusative case, तो वो भी accusative case या objective case में होता है। बट हम वहां पे कहते हैं मित्रों कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यहाँ अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, क्या आता है, कोई नाउन आता है तो वो कहलाएगा क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक्यूजेटिव केस में ही होगा बट प्रीपोजिशन का, एज द बुक इज ऑन द डेस्क, द बुक इस का, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, बुक है। फिर ऑन एज अ प्रीपोजिशन आया है, इस जो डेस्क है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसे हम एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं। बट सही मायने में कहना होगा इसे तो हम कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो एक्यूजेटिव केस एज द, एज जैसे एग्जांपल बताया। फिर नेक्स्ट कह रहा है द नाउन डेस्क, जो नाउन डेस्क है यहाँ पे इज द एक्यूजेटिव केस, वो एक्यूजेटिव केस है गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन ऑन, जो किसके द्वारा संचालित हो रहा है, किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, तो प्रीपोजिशन ऑन के द्वारा। और वहां पे किसके द्वारा गवर्न हो रहा था, वर्ब किक के द्वारा गवर्न हो रहा था। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उन्हें पढ़िए। लिखा हरी ब्रोक द विंडो, ब्रोक का जो ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, ब्रोक मतलब तोड़ना होता है, हरी ने विंडो तोड़ा है। तो ये जो इटैलिक वर्ड्स में छपा है, थोड़ा सा तीर से छपा हुआ है, ऑब्जेक्ट है विंडो। फिर इसी विंडो को नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा कि द विंडोज वाज ब्रोकन। अभी यहाँ पे जो है मित्रों ये आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वहां पे होता है जब मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये होता है कि जब कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में प्रमुखता दी जाती है जब सब्जेक्ट को, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। जब प्रमुखता दी जाती है ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बना करके, तब वो पैसिव वॉइस में होता है। देखिए जैसे यहाँ पे बना करके दिया गया है, तो विंडो वाज ब्रोकन, विंडो को तोड़ा गया है। यहाँ हरी ने, यहाँ हरी जो है सब्जेक्ट जो वो खुद काम कर रहा है, हरी ने तोड़ा है खिड़की को, बट यहाँ खिड़की तोड़ी गई है, किसके द्वारा तोड़ी गई है ये नहीं बताया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। और दूसरा मैंने वहां जब सेंटेंस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वर्ब टू बी एमआर वाज वर्ब होती है, इनके बाद अगर क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, ना कि एक्टिव वॉइस में। जैसे टू बी में आता है इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब होता है, लेकिन होता क्या है जनरली इनके साथ, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है, लेकिन यहाँ क्या आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन आई है, ब्रेक का
सेकेंड फॉर्म ब्रोक होता है और थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ऐसा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है इट विल बी शीन, यह देखा गया कि नाउन इज अ इंग्लिश हैव सेम फॉर्म, जो नाउन है इंग्लिश में सेम फॉर्म होते हैं फॉर द नॉमिनेटिव केस एंड अक्यूजेटिव केस। चाहे यहाँ पे रहा हो विंडो तो जो नाउन है वो हम उसको नॉमिनेटिव केस में देखें, चाहे नॉमिनेटिव केस में देखें, चाहे एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों में ही उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ विंडो ऑब्जेक्ट के रूप में आया था और वही विंडो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। उसी चीज को यहाँ पे बता रहा है कि इट विल बी सीन, ये देखा गया कि द नाउन इन इंग्लिश, नाउन जो है वो अंग्रेजी में हैव द सेम फॉर्म, एक ही रूप रखता है द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है कि द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब। नॉमिनेटिव केस जो होता है वो सामान्यतः कहाँ आता है, वर्ब से पहले। अभी जैसा आपने देखा यहाँ हरी ब्रोक है, ब्रोक क्या है, वर्क है, और इससे पहले क्या आया है नॉमिनेटिव केस, हरी आया सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में। एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर अ वर्ब, और एक्यूजेटिव केस कहाँ आता है, जनरली आता है वर्ब के पश्चात। हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस। अतः जो है दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर, या तो ये क्रम के शब्दों के क्रम में होते हैं अथवा बाय द सेंस के अनुसार होते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, रामा गेव अ बॉल, रामा ने एक बॉल दिया है, रामा गेव हरी अ बॉल, और रामा ने हरी को एक बॉल दिया है। यहाँ सीधे सीधे रामा दे रहा है, बॉल दे रहा, किसे दे रहा ये नहीं, लेकिन यहाँ पे बता रहा राम गेव हरी, रामा गेव हरी, हरी को बाल दिया है। कह रहा है इन ईच दिस सेंटेंस, इन ईच दिस सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस थे, द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट। दोनों ही सेंटेंस में क्या है, नाउन जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट है। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस, इन दोनों ही सेंटेंसों में नाउन बॉल, जो नाउन है वो बॉल है, इज द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है किसका, इस वर्ब गिव का, जो गिव का सेकंड फॉर्म है। इन द सेकंड सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस है, वी आर टोल्ड दैट, हम इसे कहते हैं, हम इसको कह सकते थे क्या, हरी वाज द पर्सन, हरी क्या है, पर्सन है, टू होम द राम, जो यहाँ पे हरी है ये पर्सन के, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, कोई आया हुआ है, जिसको राम ने क्या दिया है, बॉल दिया है। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑलरेडी मित्रों सेंटेंस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा एक आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिविंग मतलब सजीव, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारण, जो सजीव ऑब्जेक्ट आता है उसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम निर्जीव ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या लिविंग ऑब्जेक्ट है, या फिर सजीव ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब गिव का। नेक्स्ट कह रहा है कि द नाउन बॉल, जो बॉल है ये और ये, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक सामान्य ऑब्जेक्ट है, इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट विल बी नोटिस्ड, ये ध्यान दें, आप ये ध्यान देंगे कि दैट द position of the indirect object is immediately after the verb and before the direct object। कह रहा कि आप ये ध्यान देंगे तो मिलेगा कि जब पोजीशन है, जो स्थिति है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इज इमीडिएटली, वो तुरंत आती है, किसके पश्चात आती है, आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के पश्चात आती है, एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आती है। सेंटेंस में भी आपने यही पढ़ा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या लिविंग ऑब्जेक्ट किसके पहले आता है, डायरेक्ट। लेकिन एक नियम उसमें और भी थे कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के स्थान पर आ जाता है, तब हम इसके बाद जो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद हम इनडायरेक्ट लिखेंगे तो टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। हालांकि उसको हम पढ़ चुके हैं। अब नो अगला कह रहा है, रामा गेव हरि अ बॉल। रामा ने हरि को एक बॉल दिया है। रामा गेव अ बॉल टू हरि। देखिए इसी कुछ चीज को जो जो मैंने अभी रिपीट किए हैं कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के स्थान पर और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के स्थान पर अगर रख देते हैं तो हम टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वही किया है यहाँ। पहले क्या था, याद देखिए, रामा गेव हरि आबाल लिखा था, तो यहाँ हरि लिखा था गेव के जस्ट बाद, और उसके बाद लिखा था बाल। अब इस बाल को हरि के स्थान पर, हरि को बाल के स्थान पर कर दिया, तो टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का हमें प्रयोग करते हुए लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विल यू डू मी अ फेवर, क्वेश्चन मार्क लिखा है, लगाया है, फिर कह रहा है कि विल यू डू अ फेवर टू मी। देखिए इसका स्थान चेंज किया और टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन में से जो सुटेबल होता है वो लग जाता है। जैसे व्हाट क्या है, बाई का सेकेंड फॉर्म है और ये फॉर प्रीपोजिशन ही लेता है। आई बॉट रामा अ बॉल, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा। शी मेड रथ अ न्यू ड्रेस, शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रथ। गेट मी अ टैक्सी, गेट अ टैक्सी फॉर मी। तो इस तरह से स्थान परिवर्तित करते हुए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट की जगह पे और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पर आपस में स्थान चेंज करके इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, जहां पे हम इन दोनों प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। We see that the indirect object of a word denotes the person to whom something is given, for whom something is done। कह रहा है कि we see, हमने देखा that कि the indirect object, जो indirect object है of a word, किसका, वर्ग का जो indirect object है, denotes बताता है person, to whom जिसको, समथिंग इज गिवन कुछ दिया गया है, आर अथवा फॉर हूम समथिंग इज डन या उसके द्वारा कुछ दिया गया है। अगला कह रहा है कि एग्जामिन द सेंटेंस, सेंटेंस का एग्जामिन करिए, परीक्षण करिए। दिस इज रामाज अम्ब्रेला, दिस इज रामाज अम्ब्रेला, इस तरह से लग करके आया मित्रों। अभी इसको बताएगा, जहां पे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, देखिए पॉसेसिव यहाँ लिखा हुआ है, पॉसेशन दिखाना, अपॉस्ट्रोफी कहते हैं इसको। ऐसे जो लगता है इसे अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं और इसका मतलब आता है का, की या के में से कोई जो सुटेबल होगा उसे हम इस अपॉस्ट्रोफी एस का ये सेंस देता है। जो सेंटेंस में सुटेबल होगा उनमें इन तीनों में से कोई एक को हम लगाएंगे, ना कि तीनों एक साथ लगा देंगे। जैसे लिखा है, दिस इज रामास अम्ब्रेला, ये रामा की अम्ब्रेला है। रामा की अम्ब्रेला मतलब ये अम्ब्रेला छाता किसका है, रामा का। और हम प्रश्न कैसे इसको पाएंगे, फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने बताया था ऊपर मित्रों, हु, whom और which, ये तीन होते हैं, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव और ये पॉसेसिव। इसे प्राप्त करने के लिए हम इसी से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो प्राप्त होगा ये मिलेगा। रामाज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा, और ये पोसेशन को शो करता है, अधिकार जताता है। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार, संबंध। तो इसका, इस अम्ब्रेला का संबंध किससे है, इसका स्वामित्व किसके पास है, तो राम के पास। द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज टू रामास,
इस नाउन का फॉर्म जो राम है, रामा है, इसका हमने चयन किया रामाज में टू शो ओनरशिप, क्या दिखाने के लिए? ओनरशिप दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए, और पॉसेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। तो ये ओनरशिप मतलब होता है स्वामित्व होता है या अधिकार होता है, और पॉसेशन का मतलब भी वही होता है। द नाउन रामाज इज द देयरफॉर सेड टू बी द पॉसेसिव, इसलिए जो रामा नाउन है इसे हम क्या कहेंगे? पॉसेसिव कहेंगे, अथवा फिर हम इसे जेनेटिव कहेंगे। जेनेटिव केस या फिर पॉसेसिव केस, दोनों का मतलब एक ही होता है, संबंध दिखाना, अधिकार जताना। द पॉसेसिव आंसर द क्वेश्चन, पॉसेसिव को पाने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, उत्तर पाने के लिए पॉसेसिव का हमें क्वेश्चन करना होगा किससे? हुज, जिसका मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे यहाँ पे किसका अम्ब्रेला है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसका अम्ब्रेला किसका है? रामा। हुज अम्ब्रेला, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बना करके फॉर्म करके लिखा गया है हुज अम्ब्रेला, तो हमें आंसर प्राप्त होगा रामास। नेक्स्ट रूल है द पॉसेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पॉसेशन, जो पॉसेसिव केस है डज नॉट ऑलवेज डिनोट, वो हर वक्त पॉसेशन नहीं दिखाता है, अधिकार नहीं दिखाता है। इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, ये ऑथरशिप दिखाता है, वर्जिन दिखाता है, और काइंड दिखाता है। देखिए जैसे सिर्फ स्वामित्व ही नहीं दिखाता बल्कि ऑथरशिप दिखाता है। जैसे ऑथरशिप है ये किसी भी राइटर का कोई कृति हो, कोई वर्क्स तो होता है, जो रचना होती है उस पे उसका पोजीशन दिखाता है। वर्जिन उसके मूल को दिखाता है, उसके प्रकार को दिखाता है। देखिए लिखा शेक्सपियर प्ले, मतलब जो भी प्ले होगा उसके किसका स्वामित्व है। तो शेक्सपियर एक राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, उनके उनका प्ले है। तो द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, जो भी प्ले होंगे वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? शेक्सपियर के द्वारा। द प्रेसिडेंट्स स्पीच, प्रेसिडेंट ये राष्ट्रपति की स्पीच है, तो द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो भी कोई स्पीच दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल हाउस, इस हाउस पे किसका ओनरशिप है? किसका? तो ये है अग्रवाल का। द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लाइव्स, जहां पे लिव्स रहते हैं, जहां पे मिस्टर अग्रवाल रहते हैं। अशोका स्कूल, अशोका का स्कूल है। द स्कूल वेयर अशोका, वो जहां जाता है। द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, द प्लेग्राउंड ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, तो ये जो है प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान है, उस पे वहां बच्चे खेलते हैं। तो ये उनसे संबंधित है जहां बच्चे खेला करते हैं। अ बीच हॉलीडे, साप्ताहिक छुट्टियां। अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक। तो इस तरह से हमने देखा क्या, जो पॉसेशन है, पॉसेशन कैसे शो किए जाते हैं। अब यहाँ पे आगे बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ द पॉसेसिव केस, हम कैसे उसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, अब हम इसे देखते हैं। फॉर्मेशन होता है मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, और फॉर्मेशन ऑफ द पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं। पहला नियम कह रहा है कि व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर होगा तो द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग एस, तो हम पॉसेसिव केस का फॉर्म करेंगे, हम उसे पॉसेसिव केस बनाएंगे कैसे? लगा करके, जोड़ करके, एस जोड़ करके। जैसे हमने बनाया था, जैसे यहाँ बना था रामाज, तो रामा क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ हमने ऐसे बना दिया था, तो ये पॉसेसिव बन गया। जब कोई नाउन सिंगुलर होगा तो हमें पॉसेशन इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, इसे इस तरह से लगा करके बनाएंगे। देखिए द बॉयज बुक्स, तो किताब किसकी है? बॉयज की। हमें उत्तर कैसे प्राप्त हो रहा है? किसकी से? हुज से। द किंग्स क्राउन, क्राउन मतलब होता है राज मुकुट, तो मुकुट है ये, तो किसका है? किंग का। नोट द लेटर एस, जो लेटर एस है इज ओमिटेड
इन फ्यू वर्ड्स, उसे ओमिट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है फ्यू वर्ड से, कुछ शब्दों से, वेयर टू मेनी हिशिंग साउंड वुड कम टुगेदर, जहां बहुत सारे हिसिंग, जैसे हम कुछ भी कहते हैं ऐसे हिसिंग के साथ, फुफकार के साथ निकलता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे सांप भी फूंक मारता है तो कुछ करके निकले, ऐसे जैसे देखिए लिखा कंसाइंस आ रहा है, ऐसे ध्वनि आएगी, तो वहां से हम क्या कर देते हैं, इस एस वर्ड को रिमूव कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। अगर आता है तो वेयर टू मेनी हिशिंग वर्ड्स साउंड्स वुड कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, देखिए लिखा जैसे कंसाइंस शे, कंसाइंस से, फॉर गुडनेस से, जस्टिस से, जीसस से, मोसेस लॉ। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जहां पे हिसिंग साउंड आते हैं, तो हमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना होगा, सिर्फ एपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करके हम वही सेंस प्राप्त कर सकते हैं। और इसे पाने के लिए सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जैसे हमने बुझ लगा करके प्राप्त किया, और इस कामा का अर्थ भी वही होगा जो एपॉस्ट्रोफी एस का था, का की के। नेक्स्ट रूल है व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल होगा। पहला नियम हमने पढ़ा कि अगर कोई नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आया तो उसका पोसेशन बनाने के लिए हम फॉर्म करते हैं एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उसे हम बना देते हैं। दूसरा उसमें था कि नाउन सिंगुलर हो या नहीं, इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर उसमें हिसिंग साउंड है, बहुत सारे आ रहे हैं, मेनी हिसिंग साउंड्स आ रहे हैं, ऐसे वर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ हम एपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल करना व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल होगा एंड एंड्स इन एस, और इस पे अंत होता है उसका एस पे, द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रोफी, तो हम उसका पॉसेसिव बनाने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब नाउन प्लूरल हो और उसकी एंडिंग एस से हो। देखिए लिखा बॉयज, एस से एंड है इसका, और हमने कामा कैसे पॉसेसिव बनाया, सिर्फ कॉमा लगा करके। बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, सिर्फ कॉमा लग के बना। हॉर्सेस टेल्स, पूंछ, हाथ के घोड़ों की पूंछ, तो इस तरह से पोजीशन बनता है। नेक्स्ट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल होगा बट डज नॉट एंड इन एस, पर तो उसकी एंडिंग एस से ना हो, तब क्या करते हैं, द पॉसेसिव साइन इज फॉर्म्ड, तो हम पॉसेसिव साइन का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करके उसका पॉसेशन दिखा देते हैं बाय द एडिंग कामा अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर नाउन प्लूरल है, उसकी एंडिंग यस से नहीं हुई है, तो उसे फॉर्म करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यस कामा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल है लेकिन उसकी एंडिंग एस से है, तो हम सिर्फ का अपॉस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा मेंस क्लब, देखिए मैन का अभी हमने नंबर में पढ़ा था, मैन का जो है प्लूरल क्या होगा, तो MEN होता है। तो जब ये प्लूरल हो गया, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी कामा का, आदमियों का क्लब, बच्चों की किताब। नेक्स्ट कह रहा व्हेन अ नाउन आर अ टाइटल कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वर्ड्स, जब कोई नाउन हो या कोई टाइटल हो, शीर्षक हो, तो कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वर्ड्स, द पॉसेसिव साइन इज अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड, तो हम कर देते हैं उसके लास्ट वाले वर्ड के साथ पॉसेसिव अटैच कर देते हैं। देखिए द किंग ऑफ द भूटान, द किंग ऑफ द भूटान, तो हमें यहाँ नहीं करना होगा, हमें यहाँ करना होगा विजिट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, तो ये नाम है और जिसके साथ स्पीच लगा हुआ है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो इस तरह से कह रहा है व्हेन अ नाउन आर अ टाइटल कंसिस्टेड ऑफ सेवरल वर्ड्स, जब कोई नाउन होगा
या फिर कोई ऐसे टाइटल में जो कई सारे वर्ड्स को एक साथ रखी हुई है, तब हम पॉसेसिव साइन का प्रयोग इज अटैच ओनली द लास्ट वर्ड के साथ हम करते हैं। अभी यहाँ पे ये भी पॉसेसिव में आता है, बट अभी कैसे आता है आगे नियम होगा तो पता चलेगा, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। नेक्स्ट लिखा है when two nouns are in apposition, now when two nouns are in apposition, the possessive sign is put the letter only. ये लेटर पत्रों वाला नहीं है, बाद वाला है, तो हम बाद वाले नाउन के साथ हम क्या करते हैं, पॉसेसिव साइन रख देते हैं। दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, ये टैगोर जो पोएट थे उनका घर है। नेक्स्ट है आल्सो, याद रखना कि आल्सो टू नाउन्स, जब दो नाउन्स हो आर क्लोजली कनेक्टेड, वो आपस में क्लोजली कनेक्ट हो, तो द पॉसेसिव इज पुट टू द लेटर, तो हम पॉसेसिव क्या है लास्ट वाले के साथ शो करते हैं, दिखाते हैं। एज जैसे करीम एंड क्लोजली कनेक्ट हैं, देखिए क्लोजली कनेक्टेड है आपस में, करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम्स और सलीम्स बेकरी, तो ये हम दो नाम साथ में आए, क्लोजली कनेक्ट है इस बेकरी से, तो हमने लास्ट वाले पे पॉसेशन शो किया। और विलियम एंड मैरिज रेंस, तो यहाँ ये दोनों आपस में कनेक्टेड, तो लास्ट वाले के साथ फॉर्म किया गया। नेक्स्ट रूल है ईच ऑफ द टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स, और एक या दो या दो से अधिक नाउन आपस में कनेक्टेड है, एम्प्लाइंग है सेपरेटेड पोसेशन मस्ट टेकन द पोसेसिव साइन, तो हम क्या करते हैं राजा दोनों पे पोसेशन शो करते हैं। राजा राम एंड आर के नारायण नॉवेल्स, मतलब क्या है मित्रों, जैसे यहाँ पे किया गया कि करीम एंड सलीम्स बेकरी, मतलब ये बेकरी है लेकिन किसका है, इस पे दोनों का समान रूप से स्वामित्व है, 20 बेकरी की। और विलियम एंड मैरी का जो शासन है, इन दोनों का समान रूप से एक साथ शासन करते हैं। और यहाँ जो फॉर्म किया गया है दोनों को अलग अलग, जैसे यहाँ पे लिखा है करीम एंड सलीम, तो हमने लास्ट वाले के साथ फॉर्म किया। और बेकरी जो लिखा, तो इस बेकरी का संबंध इससे दोनों से है, मतलब का दोनों का अधिकार समान रूप से है। लेकिन यहाँ पे राजा राव एंड के आर के नारायण जो है, इनके नॉवेल्स अलग अलग हैं। और यहाँ गोल्ड स्मिथ, ये भी बहुत फेमस राइटर है, कॉपर ये भी एक राइटर है, इन दोनों की पोयम है बट अलग अलग है। तो अभी आगे है, इसके बाद यूज ऑफ द पॉसेसिव केस, हम कहाँ प्रयोग करते हैं पॉसेसिव केस का, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है मित्रों, इसलिए अब इसके बाद जो ये टॉपिक है यूज ऑफ द पॉसेसिव केस, हम पॉसेसिव केस का प्रयोग करें कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको जो ये रूल्स रहे हैं, और ये जो रूल है मित्रों, ये रैंड एंड मार्टिन से हैं। अभी हम एक बार अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार आपको एक्सीलेंट बुक से भी बताऊंगा इसे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले एक बार रूल्स को जरूर रिपीट करें, रिवाइज करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको समझ में आएगा तो आने वाले जो एक्सरसाइज होगी उसे करने में हमें सहूलियत होगी और सरलता होगी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।